गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कार्बिन के बारे में। इससे पहले हमने देखा कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल्स। तो ये सब क्या थे? ये सब थे इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब ऐसे स्पीसीज जो किसी रिएक्शन के दौरान बनते हैं, बीच में बनते हैं। तो इसी में नेक्स्ट है कार्बिन। तो जो कार्बन होता है, ये हम जानते हैं कि कार्बन के अंतिम कोश में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी सेल में उपस्थित होता है। तो ये क्या करता है, कार्बन जब किसी के साथ रिएक्शन करता है तो चूंकि इसके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 बॉन्ड बना लेता है। ये इस तरह से 4 अन्य परमाणुओं के साथ इस तरह से ये बॉन्डिंग करता है। बट कुछ ऐसे भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट्स के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि ऐसा कार्बन होता है जिसमें इस तरह से मान लो 3 होने तो चाहिए 4 बॉन्ड, बट 4 बॉन्ड नहीं है। मान लीजिए इसमें 3 ही बॉन्ड है और यहाँ पे एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये बॉन्ड ना हो और इस बॉन्ड की जगह पर यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो इसको हम बोलते हैं कार्बिन। ठीक है, ये इस तरीके से हो सकता है या फिर ये इस तरीके का हो सकता है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में भी ये कार्बिन ही कहलाएगा। तो इस तरह से इनको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अकेले अकेले हो सकता है, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक साथ हो सकता है, ऐसा। ये इस तरह से भी ये हो सकता है। तो अब यहां से देखिए इसका डेफिनेशन हम बनाते हैं सबसे पहले। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये क्या है, कार्बन परमाणु। तो ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनती करिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जब ये बॉन्डिंग करेगा तो यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी आप देखें तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा ये। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसके पास कितना हो, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 6 इलेक्ट्रॉन किस रूप में होंगे इसको भी देख लीजिए। यदि यहां पर हम देखें, इस स्ट्रक्चर में देखें, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये दोनों जो है वो बॉन्ड पेयर के रूप में है। मतलब इसमें 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, और ये कैसा है, चूंकि एक साथ उपस्थित है तो ये भी पेयर में होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक लोन पेयर। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसा है, 2 बॉन्ड पेयर के रूप में है और एक लोन पेयर के रूप में है। और इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन, तो उसमें क्या था, चार्ज था। एक जगह प्लस पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी जगह माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज था। तो यहां पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। मतलब क्या है, ये न्यूट्रल एटम है, उदासीन इंटरमीडिएट है। और किस रूप में मिलेंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड पेयर के रूप में मिलेगा, एक जो है वो लोन पेयर के रूप में मिलेगा। यदि इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे तो ये पेयर में नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, या फिर यहीं पे लिख लो आप, या तो 2 बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे है ही है, 2 बॉन्ड पेयर के रूप में तो रहेगा। और क्या रहेगा, 2 अनशेयर्ड। इन्होंने किसी के साथ शेयरिंग नहीं की है, इसलिए इसको बोलेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास रहेगा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस रूप में या फिर इस रूप में टोटल दोनों जगह 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो कार्बिन्स में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये आपका न्यूट्रल है, उदासीन स्पीसीज होता है। हम ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब जब ये रिएक्शन होगा तो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको अपना अष्टक, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ मिलेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होगा।
अब कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है, मतलब क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलेंगे। तो यहां पर इसका एक और कैरेक्टर लिख सकते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा क्योंकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से वहां अटैक करेगा जहां पे इसको पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिले, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। क्लियर? और यदि इन सब चीजों को हम एक साथ मिला करके बोले तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि कार्बिन्स ऐसे मध्यवर्ती होते हैं जिनके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इन 6 इलेक्ट्रॉनों में 2 बॉन्ड पेयर के रूप में और 1 लोन पेयर के रूप में होगा, या 2 बॉन्ड पेयर और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन असहभाजित इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होता है। चूंकि इनमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं है इसलिए ये न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और इनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से ये स्नेह करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और साथ ही क्या होगा? ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसको भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, अत्यंत क्रियाशील होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, या शॉर्ट लिव्ड बोलेंगे। तो ये होता है आपका कार्बिन। अब ये जो कार्बिन होता है ये 2 तरीके का होता है, उसको भी देख लेते हैं, इनके टाइप्स। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनका फॉर्मेशन, ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन। एक रिएक्शन देख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH2N2, इसका नाम होता है डाईएजोमेथेन, इसको बोलेंगे डाईएजोमेथेन। जब ये डाईएजोमेथेन को अपन गर्म करते हैं तब क्या होता है? यहाँ से ये N2 टूट जाता है, ये नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में इस तरह से टूटकर ये बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बचता है? CH2। ये बच जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे रहेंगे 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब डाईएजोमेथेन को हमने गर्म किया तो क्या बनाया? नाइट्रोजन बना लिया, और नाइट्रोजन बनाने के साथ साथ ये एक और स्पीसीज बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कार्बिन। ये होता है आपका कार्बिन, इस तरह से। और इसमें क्या है देख लीजिए, एक कार्बन परमाणु है जिसके पास 2 बॉन्ड है, ये दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आप मिला के देख लीजिए भाई, इसमें भी 2 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है कार्बन के साथ, एक लोन पेयर है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में 2 बॉन्ड पेयर के रूप में है, एक लोन पेयर के रूप में। तो ये क्या हो गया आपका? कार्बिन। तो इस तरह से ये कार्बिन जो है वो बनता है। इसके बाद हम देखते हैं इनके टाइप्स, तो आगे देखेंगे टाइप्स। तो ये जो कार्बिन्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगलेट और दूसरा होता है आपका ट्रिपलेट। तो एक साइड हम लिख लेते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका सिंगलेट और दूसरा होगा आपका ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। तो जो सिंगलेट कार्बिन होता है इसकी यदि हम संरचना देखें तो ये इस तरह से होगा, ये कार्बन, इसमें 2 बॉन्ड और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इस तरह से पेयर के रूप में होता है। दूसरी तरफ जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट की संरचना देखें तो इस तरह से रहेगा कार्बन परमाणु, ये इस तरह से, इसमें भी 2 बॉन्ड पेयर या 2 बॉन्ड होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अलग अलग होता है, ये पेयर में नहीं होगा, इस तरह से। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में ये थोड़ा सा इधर इधर दिखा देता है, लेकिन एक साथ यदि हम लिखेंगे तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है यार कि वो पेयर के रूप में है, तो उसको अलग अलग दिखाने के लिए मैं इस तरह से ऊपर और नीचे लिखा हूं ताकि वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो। तो ये होगा सिंगलेट, ये होता है ट्रिपलेट।
तो जो सिंगलेट कार्बिन होता है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं संकरण। संकरण कैसा होता है, आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो। जैसे अभी हमने देखा ये CH2, ये इस तरह से ये भी कार्बिन है, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बिन। उसी तरह से होता है CCl2, ये इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरो कार्बिन। इसी तरह से आप और ले सकते हो CF2, ये भी आपका डाइफ्लोरो कार्बिन। इसी तरह से आप ले सकते हो C6H5 कार्बन, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये H, इसको हम बोलते हैं फिनाइल कार्बिन। तो इस तरह से आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो। तो हम यहाँ पे लेते हैं सिंपल सा हाइड्रोजन वाला, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल कार्बिन। अब इसमें हम देखें तो इसमें जो कार्बन परमाणु है उसमें किस तरह का संकरण है उसको हम पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब इसमें यदि हम संकरण निकालें तो होगा 1s2 2s2 2p2, ये होगा। अब इसमें वैलेंसी सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें कि इसको पूर्ण के अनुसार यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इन दोनों को बनाता हूँ। तो हो गया S है तो इसमें 1 डिब्बा बनेगा, ये P है, P में आपके बनेंगे 3 डिब्बे इस तरह से। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भरा, 2p2 है तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। यहाँ पर भी उसी को बना लेते हैं, यहाँ पर भी संकरण क्या होगा, सेम होगा संकरण। ये आपका कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पर भी ये वैलेंसी सेल को हुंड के अनुसार लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये S कक्षक, ये आपका P कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमने 2 लिखा, ये भी 2, ये इस तरह से लिखा। ये क्या होगा, इनका ग्राउंड स्टेट। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, सारा खेल, सारा चक्कर यहीं पे है कि जो सिंगलेट है, सिंगलेट कार्बिन में ये ग्राउंड स्टेट इस तरह से है। जब ये एक्साइटेड होता है तो भी इलेक्ट्रॉन इसी अवस्था में रहते हैं। मतलब कि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि भाई यदि यहाँ पे रिक्त कक्षक है, दोनों की एनर्जी समान है, तो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जंप नहीं करता। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जब ये एक्साइटेड होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, ये आपका S ऑर्बिटल, ये आपका P ऑर्बिटल। ये यहाँ पे 2 था, मैं चलो पहले ही बना देता हूँ। अब यहाँ पे जंपिंग हुई तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, ये कौन सा है, ग्राउंड स्टेट, और ये हो जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं हो रही है। तो ये क्या है, ये क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट है और इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इसका एक्साइटेड स्टेट भी वही रहेगा। ये ले लीजिए, ये अब ये जंप नहीं करेगा, मतलब यहाँ 2 के 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, ये वैसे भी खाली रहेगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सिंगलेट होता है, सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं होने की वजह से ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों एक जैसा है। ये आपका एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है, इसी वजह से ग्राउंड स्टेट में जहां इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां से ओवरलैपिंग करेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरलैपिंग में भाग किसने किसने लिया, इन 3 कक्षकों ने, इन 3 ऑर्बिटल ने भाग लिया। कौन कौन सा है भाई, ये होता है S ऑर्बिटल, ये होता है P। कौन सा संकरण हो गया, sp2 संकरण हो गया। और हमारे पास क्या बचा, देखिए एक हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल बचा, ये एक हमारे पास रिक्त कक्षक बचा है, रिक्त कक्षक। ये कितना है, एक रिक्त कक्षक हमारे पास उपस्थित है, कहाँ पे, सिंगलेट में। और ट्रिपलेट में यदि देखें तो ट्रिपलेट में हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 या 2 एल्किल आप ले लो। तो 2 ग्रुप इसके साथ हमको जोड़ना है। तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन की ही बात करें
तो एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के ओवरलैपिंग करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के ओवरलैपिंग करेगा। अब यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ हुआ है, इन दो कक्षकों में, ये दो कक्षकों में संकरण हो रहा है। तो ये कौन कौन से कक्षक हैं, ये है आपका S, ये है आपका P। तो यहाँ कौन सा संकरण हुआ, sp संकरण। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं की है, कोई शेयरिंग नहीं की है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक रिक्त कक्षक है, और ट्रिपलेट में क्या है हमारे पास, दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग ऑर्बिटल में उपस्थित है। तो अब यहाँ पे यदि इसमें देखें, इनका स्ट्रक्चर हम देखें, तो यहाँ पे कौन सा संकरण हो रहा है, sp2, यहाँ पे कौन सा संकरण हो रहा है, sp संकरण। तो sp जो संकरण होता है, sp संकरण में क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका होता है आपका ट्राइगोनल, त्रिकोणी, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ये होता है, ये हमने संकरण में पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे हो जाएगा, देखिए अब ये ले लेते हैं हम कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, और यहाँ पे है आपका एक लोन पेयर। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक समूह होता तो क्या होता, ये ट्राइगोनल होता, यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो क्या करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर में शामिल नहीं करते। तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये इस तरह से उल्टे V के समान स्ट्रक्चर बनेगा। अब साथ ही यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, होना चाहिए 120, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे है आपका लोन पेयर, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, ये हमने पढ़ा है VSEPR थ्योरी में। क्या करेगा, ये इसको इस तरह से दबाएगा, दोनों को इस तरह से दबाएगा, तो ये क्या होता है, ये इस तरह से बेंड हो जाता है, ऐसे ये थोड़े आपस में नजदीक आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो घट करके हो जाता है 103 डिग्री। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, उल्टा V, या इसी को हम बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर, और साथ ही लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो इस तरह से सिकुड़ जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, और घट करके कितना हो जाता है, 120 की जगह हो जाता है 103 डिग्री। इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे कैसा है, sp है, तो sp है तो हम यहीं पे देख लेते हैं सीधा सीधा कैसे बनेगा, इस तरह से, ये यहाँ बना लो, ये हो गया आपका कार्बन, तो इसके साथ ये एक ऑर्बिटल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ये पेयरिंग कर लिया। अब उसके बाद इसमें दो और होंगे, तो ये हो गया आपका py, और ये हो जाएगा आपका pz, ठीक। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है, एक py में है, एक pz में है। तो ये मान लीजिए आपका y है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक z में है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इसी को मैंने पहले बोला था कि यदि हम ऐसा बनाते हैं तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है यार कि वो पेयर तो नहीं है। यदि हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो तब तो क्लियर होगा कि वो अलग अलग है, लेकिन ऑर्बिटल नहीं बनाते हैं, इन दोनों को मान लो ऐसा बना दिए, ठीक है, ये ऐसा बना दिए तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा पेयर है करके। इसीलिए क्या करते हैं, हम इसको ऐसा बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसीलिए हम यहाँ इसको ना बना करके यहाँ बना सकते हैं। अब हमको दिख रहा है कि भाई ये अलग अलग है, ठीक है, तो इस तरह का ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए संरचना कैसी हो रही है, लीनियर, एक सीधी लाइन बन रही है, सीधी लाइन बन रही है मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा और बॉन्ड एंगल यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री, 180 अंश का यहाँ पे कोण बनेगा। तो अब दोनों में यदि हम कंपेयर करते जाएं तो पहला कंपैरिजन क्या हो जाएगा, चलिए देखते जाते हैं। तो पहला कंपैरिजन हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें sp2 संकरण होता है, इसमें होता है आपका sp संकरण। ये इसका फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंट, ये स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, ये बेंट स्ट्रक्चर या उल्टे V के समान स्ट्रक्चर। चलिए ये दूसरा पॉइंट, बेंट स्ट्रक्चर, ये कैसा है, लीनियर है, ये रेखी संरचना, ये इसका दूसरा पॉइंट। ये बेंट स्ट्रक्चर, वो लीनियर। यहाँ पे बॉन्ड एंगल, तीसरा पॉइंट, बॉन्ड एंगल 103 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल थर्ड पॉइंट 180 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा है, पेयर्ड है, ये दोनों ने तो शेयरिंग किया है, ये दोनों ने बॉन्ड बनाया भैया, ये बॉन्ड बनाया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है पेयर में, इसलिए इसको हमने बोला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं, अकेले होते हैं। तो चूंकि यहां पे पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए चलो इसको हम ले लेते हैं चौथा पॉइंट, पेयर्ड है मतलब इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ये पेयर्ड है। यहां पे क्या है, ये अनपेयर है, अकेले अकेले है। चलिए ये इनका चौथा डिफरेंस, अनपेयर है मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, ये ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है कि जब सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो डायमैग्नेटिक, ये होता है। उसके बाद यदि हम देखें इनकी स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी हम देखें, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हम ले लेते हैं इनकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी यदि हम देखें तो जो सिंगलेट होता है, सिंगलेट होता है वो कम स्टेबल होता है, ट्रिपलेट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे होता है देखें, इसकी स्टेबिलिटी ये हम देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ये किसका अधिक होता है, ट्रिपलेट का। सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम होती है। बट यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि फॉर एग्जांपल जैसे इस कार्बन की यदि हम बात करें, मिथाइल कार्बन की बात करें, तो स्टेबिलिटी इस तरीके का होगा। और यदि हम हैलोजन की बात करें, ऐसा कार्बन जिसमें हैलोजन एटम प्रेजेंट है, तो वहां पे ये जो स्टेबिलिटी होती है वो उल्टा हो जाता है। इसको हम देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में, ठीक किस कंडीशन में, यदि हमने एग्जांपल लिया है CH2, इस एग्जांपल के थ्रू यदि हम इसको समझें तो क्या हो जाएगा, सिंगलेट कम स्टेबल, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल। क्यों भाई, सिंपल सा रीजन है कि इसका बॉन्ड एंगल कम है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल इसका कम है, ये ज्यादा नजदीक है, मतलब यहां पे क्या होगा, तनाव ज्यादा होगा, एक दूसरे को ज्यादा मात्रा में वो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ज्यादा ताकत के साथ दूर धकेलेंगे। इस वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। यहां पे देखिए 180 डिग्री है, ये इधर है, ये उधर है, ये उल्टे दिशा में, ये उल्टे दिशा में, इसलिए क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। बॉन्ड एंगल ज्यादा है मतलब यहाँ पे रिपल्शन, प्रतिकर्षण, झगड़ा, टेंशन कम है, और कम होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये होता है आपका सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन। यहां पे एक चीज और हम देखते हैं कि इनको सिंगलेट और ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है। तो जैसे संकरण में हमने देखा था कि जो सिंगलेट होता है, सिंगलेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और ट्रिपलेट में क्या होता है आपका, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर। यदि इसका एक्साइटेड स्टेट देखें तो क्या रहेगा, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 ये था। यदि इसको हम देखें तो कैसा था, ये S, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये P, इसमें 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी सेम रहेगा, ये कार्बन 6 हो गया, 1s2 2s2 2p2, ये हो गया आपका S 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका P, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। संकरण में हमने देखा कि जब ये एक्साइटेड होता है तो भी इसकी अवस्था यही रहती है, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति यही रहती है। लेकिन जो ट्रिपलेट होता है, जब ये एक्साइट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, ऐसा होता है। अब जब हम इनका निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, या इसको बोलते हैं स्पिन स्टेट निकालते हैं, तो इसका जब हम स्पिन स्टेट निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पिन स्टेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, या इसी को बोलते हैं चक्रण बहुलता। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये होगा 2s+1, ये ठीक, इसका फॉर्मूला आता है, S मतलब होता है स्पिन। अब इस फॉर्मूले के थ्रू जब हम इनका स्पिन निकालते हैं, अब ये हो जाता है 2, अब यहाँ पे S का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जाकर के हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग करते हैं, ये जब संकरण होता है तो ठीक है, ये हमने देखा था ना भाई, ये हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग करेगा। अब ये जो होता है ये लोन पेयर के रूप में उपस्थित होता है। तो अब इसमें ये जो लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि हम इसका देखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका +1/2 धन, ये नीचे की ओर है तो इसका हो जाएगा आपका -1/2,
ये प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 1। ठीक है, इसका 1 आता है। यहां पर यदि हम इसका स्पिन स्टेट निकालें, अब इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो क्या होता है, यहाँ पे अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, ये ठीक है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिंगल सिंगल बच जाते हैं, अनशेयर्ड बचते हैं। तो अब इसका स्पिन देखिए कहाँ ऊपर की ओर है, ये भी स्पिन कहाँ ऊपर की ओर है, सेम डायरेक्शन में है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका भी +1/2, इसका भी +1/2। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा +1/2 +1/2 +1। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है आपका इसका वैल्यू 3। ठीक है, इसका स्पिन स्टेट क्या आया 1, इसका स्पिन स्टेट क्या आया 3। तो इसका स्पिन स्टेट आता है 1, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगलेट कार्बिन, और इसका स्पिन स्टेट आता है 3। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिपलेट कार्बिन। चलिए, एक पॉइंट हमारा रह गया है, इनकी स्टेबिलिटी हमने देखा था थोड़ा सा, उसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। सिंगलेट होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, लेकिन जब इसके साथ हैलोजन जुड़ा होता है तो इनकी स्टेबिलिटी उल्टी हो जाती है। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया CH2 का, मिथाइल का। तो इसको यदि हम सिंगलेट स्ट्रक्चर में बनाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगलेट हो गया। ट्रिपलेट कब हो जाएगा, ये HCH, इसको हमने अलग अलग बना दिया। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में सिंगलेट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा और कम स्टेबल होगा, और ट्रिपलेट जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये इनकी स्टेबिलिटी इस तरह की होगी। ठीक है, यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इसको हम ले लेते हैं। तो इसको यदि हम सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बन, यहाँ पे एक Cl डाल दिए, यहाँ पे एक Cl, ये हो गया। ठीक है, इधर ले लो ट्रिपलेट, तो ये हो जाएगा Cl C, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका Cl। ठीक है, इस तरह से होगा, ये सिंगलेट स्ट्रक्चर, ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो सिंगलेट कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन में होता है एक वेकेंट ऑर्बिटल। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन बना रहे थे तब आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे क्या रहेगा, एक वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, खाली कक्षक रहेगा, रिक्त कक्षक रहेगा। तो रिक्त कक्षक में क्या होता है, अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होते हैं इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कोई भी हैलोजन आप ले लो, हैलोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ पार्शियली बॉन्डिंग करता है, आंशिक रूप से ये बंध बना लेता है, या जिसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होती है, पार्शियली बॉन्डिंग होती है, ये इसी को बोलेंगे बैक बॉन्डिंग होती है। इस हैलोजन के साथ या क्लोरीन के साथ जो लोन पेयर उपस्थित है, उसके साथ ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है वहां पे पार्शियली बॉन्डिंग हो जाती है। पार्शियली बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पर किसी तरह का कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए किसी तरह की कोई बैक बॉन्डिंग या पार्शियली बॉन्डिंग नहीं होती, और नहीं होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है घट जाती है। मतलब इस स्ट्रक्चर में, इस एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सिंगलेट कार्बिन, और जो ट्रिपलेट होता है वो कम स्टेबल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी हम केवल यही सोच के चलते हैं कि सिंगलेट जो होता है वो कम स्टेबल होता है, ट्रिपलेट ज्यादा होता है, और इस चक्कर में हम गड़बड़ कर डालते हैं। ठीक है, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में कौन अधिक स्टेबल होगा ये तय करता है उससे जोड़ने वाला समूह। यदि वहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या होगा, सिंगलेट कम स्टेबल, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल। यदि वहीं पे हैलोजन जुड़ा है या ऐसा कोई समूह जुड़ा है
जिसमें लोन पेयर उपस्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे पार्शियली बॉन्डिंग होगी और पार्शियली बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये था आपका कार्बिन्स, उसके डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, उनको सिंगलेट क्यों कहते हैं, ट्रिपलेट क्यों करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारा कुछ आज हमने सीखा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।